नमस्कार साथियों। कल बात की थी आपने पाठ योजना की। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं पाठ योजना के प्रकार। तो देखिए, मुख्यतः पाठ योजना है वो दो प्रकार की होती है। एक तो मौखिक पाठ योजना और दूसरी लिखित पाठ योजना। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन दोनों में से किसको अधिक उपयुक्त या व्यवहारिक माना जाता है। तो याद रखें, लिखित पाठ योजना को अधिक व्यवहारिक व उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा पाठ योजना है वो समय के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अगर समय के आधार पर पाठ योजना के प्रकार की बात करें तो पाठ योजना 3 प्रकार की होती है। एक वार्षिक पाठ योजना, दूसरी इकाई पाठ योजना और तीसरी है दैनिक पाठ योजना। जैसा आपको बताया था कि यहाँ अपन इनकी विस्तृत बात नहीं करेंगे, केवल अपने रीटमिक शिक्षा शास्त्र में इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आ सकते हैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अध्यापक द्वारा सबसे पहले किस पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। तो याद रखें, सबसे पहले अध्यापक वार्षिक पाठ योजना का निर्माण करता है। अब सवाल यह आता है कि वार्षिक पाठ योजना कहते किसे हैं। तो वार्षिक पाठ योजना संपूर्ण शैक्षणिक सत्र एक वर्ष में आयोजित होने वाली समस्त शैक्षिक, सह शैक्षिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों का जो औपचारिक रूपरेखा है उसी को वार्षिक पाठ योजना कहते हैं। कहने का मतलब अध्यापक द्वारा संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए उस सत्र में आयोजित होने वाली शैक्षिक, सह शैक्षिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के औपचारिक ढांचे को वार्षिक पाठ योजना कहा जाता है। अब सवाल आता है कि वार्षिक पाठ योजना बनाते समय अध्यापक किन बातों का विशेष ध्यान रखता है। तो याद रखें, वार्षिक पाठ योजना के निर्माण के समय अध्यापक द्वारा 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता और उसके साथ साथ विद्यालय के भौतिक व अभौतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि कहीं वार्षिक पाठ योजना है वो ऐसे निर्मित हो जाए कि उसके लिए आवश्यक संसाधन विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो तो वह पाठ योजना प्रासंगिक नहीं होगी। इसलिए वार्षिक पाठ योजना बनाते समय अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ विद्यालय में उपस्थित भौतिक और अभौतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखता है। फिर वार्षिक पाठ योजना से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न आता है कि वार्षिक पाठ योजना को कितने सत्रों में बांटा जाता है। तो याद रखें, वार्षिक पाठ योजना को 3 सत्रों में बांटा जाता है। प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्र। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न इनकी अवधि के आते हैं कि वार्षिक पाठ योजना में जो प्रथम सत्र होता है उसका समय कब से लेकर कब तक होता है। तो प्रथम सत्र है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। दूसरा जो सत्र है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और जो तीसरा सत्र है वो जनवरी से
अप्रैल तक होता है। दोबारा देखें, समय के आधार पर पाठ्य योजना 3 प्रकार की होगी, वार्षिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना। वार्षिक पाठ्य योजना का अभिप्राय क्या होता है, तो अध्यापक द्वारा संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए उस सत्र में आयोजित होने वाली शैक्षिक, सह शैक्षिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जो औपचारिक रूपरेखा तैयार करता है वो वार्षिक पाठ्य योजना कहलाती है। वार्षिक पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापक 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखता है, एक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, दूसरा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक और अभौतिक संसाधनों का। फिर बात आती है वार्षिक पाठ्य योजना को कितने सत्रों में बांटा जाता है, जवाब होगा 3 सत्रों में बांटा जाता है, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र। प्रथम सत्र का समय जुलाई से सितंबर तक होता है, द्वितीय सत्र का समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और तृतीय सत्र का समय है वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। अब याद रखें, दूसरी पाठ्य योजना है इकाई पाठ्य योजना। तो वैसे अगर पाठ्य योजना के प्रतिपादक पूछे जाएं तो जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन बात यहाँ इकाई पाठ्य योजना की आ जाए कि इकाई पाठ्य योजना का प्रतिपादक कौन है, तो जवाब होगा H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन हैं वो पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना के प्रतिपादक हैं। इकाई पाठ्य योजना को निर्माण को जो आधार है वो वार्षिक पाठ्य योजना से प्राप्त होता है, अर्थात इकाई पाठ्य योजना का निर्माण वार्षिक योजना के आधार पर किया जाता है। याद रखें, वार्षिक योजना के आधार पर इकाई योजना का निर्माण होता है और इकाई योजना के आधार पर दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण होता है। कहने का मतलब सबसे पहले अध्यापक वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है और सबसे लास्ट में अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है। इकाई पाठ्य योजना के प्रतिपादक हैं H.C. मॉरिसन। इकाई पाठ्य योजना में विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके उन इकाइयों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता है। इकाई और वार्षिक पाठ्य योजना में जो मूलभूत अंतर आपको याद रखना है वो ये है कि वार्षिक पाठ्य योजना में शिक्षण विधियों का उल्लेख नहीं होता, जबकि इकाई पाठ्य योजना में शिक्षण विधियों का उल्लेख होता है, शिक्षण विधियां शामिल होती हैं। फिर तीसरी आती है आपकी दैनिक पाठ्य योजना। दैनिक पाठ्य योजना का मतलब प्रतिदिन आयोजित होने वाले कालांश में अध्यापक एक कालांश के लिए कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के लिए जो औपचारिक रूपरेखा तैयार करता है वो दैनिक पाठ्य योजना कहलाती है और दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण को आधार है वो इकाई पाठ्य योजना से प्राप्त होता है। अब दैनिक पाठ्य योजना में क्या क्या शामिल होता है, तो आपने जितने लेसन प्लान बनाए हैं वो सारे दैनिक पाठ्य योजनाएं थी। उसमें आपका प्रस्तावना शामिल है, उद्देश्य कथन शामिल है, शिक्षण सहायक सामग्री शामिल है, शिक्षण बिंदु शामिल हैं, इसके अलावा श्यामपट्ट कार्य शामिल है, मूल्यांकन कार्य शामिल है, गृह कार्य शामिल है और साथ ही साथ शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्रियां शामिल हैं। ये समस्त दैनिक पाठ्य योजना के अभिन्न अंग हैं। ये है आपके पाठ्य योजना के प्रकार। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़े अपन वो पढ़ेंगे शिक्षण में सहसंबंध। शिक्षण में सहसंबंध की बात करेंगे कि शिक्षण में सहसंबंध का क्या महत्व है, सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सहसंबंध जो है शिक्षण में सहसंबंध, शिक्षण में सहसंबंध की बात सबसे पहले हर्बर्ट ने की है और सबसे पहले हर्बर्ट ने ये बताया है कि कोई अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय उस विषय का संबंध यदि किसी दूसरे विषय के साथ स्थापित कर दे तो शिक्षण प्रभावी, सरल, रुचिकर, बोधगम्य, वास्तविक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बन जाता है। इसी प्रकार शिक्षण में सहसंबंध की परिभाषा प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्री डॉक्टर देवकी तिवारी ने भी दी है। डॉक्टर देवकी तिवारी के अनुसार विभिन्न विषयों में आपस में संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 2 परिभाषाएं याद रखनी है, एक हर्बर्ट की
कि एक अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय यदि अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से स्थापित कर दे तो शिक्षण सरल, रुचिकर, बोधगम्य, प्रभावी, व्यवहारिक, वास्तविक और जीवन उपयोगी बन जाता है। ये बात तो की है किसने? हर्बर्ट ने। और डॉक्टर देवकी तिवारी के अनुसार विभिन्न विषयों के मध्य संबंध स्थापित करना है वो सहसंबंध कहलाता है। हर्बर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात और की है सहसंबंध के संबंध में कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को व्यवस्थित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन विषय से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसकी एकता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को व्यवस्थित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन विषयों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की एकता व अखंडता बनी रहे। ये बात किसने की? हर्बर्ट ने। अब इसके बाद अपन बात करें सहसंबंध होता कितने प्रकार का है। तो सामान्यतः अपन शिक्षण में सहसंबंध को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार का होता है। एक शीर्षात्मक सहसंबंध, एक होता है आपका अनुप्रस्थ या जिसे आप कह सकते हो क्षैतिज सहसंबंध, और एक होता है जीवन से संबंध। तो शिक्षण में सहसंबंध हैं उसके 3 रूप होंगे। एक शीर्षात्मक सहसंबंध। अब बात यहां पर आती है कि शीर्षात्मक सहसंबंध कहा किसको जाता है। यदि कोई अध्यापक, जैसे मान लो हिंदी का अध्यापक है, तो वह हिंदी में संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा है और संज्ञा प्रकरण पढ़ाते समय वह उसका संबंध सर्वनाम या अन्य किसी हिंदी की ही विषय वस्तु के साथ स्थापित कर देता है, तो उसको शीर्षात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अर्थात एक विषय की विषय वस्तु का उसी विषय की किसी दूसरी विषय वस्तु से संबंध स्थापित करना शीर्षात्मक सहसंबंध कहलाएगा। कहने का मतलब एक विषय के विभिन्न अंगों में आपस में संबंध स्थापित करना क्या कहलाएगा? शीर्षात्मक सहसंबंध। दूसरा है अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध। एक अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय यदि उस विषय का संबंध किसी दूसरे विषय के साथ स्थापित कर दे तो उसे अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध कहा जाता है। तीसरा है जीवन से संबंध। विषय वस्तु का संबंध छात्र के वास्तविक जीवन से स्थापित करना जीवन से संबंध कहलाएगा। अब देखिए आपका जो ये अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध है, यानी एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो संबंध है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक व्यवस्थित सहसंबंध और एक आकस्मिक सहसंबंध। अब दोनों में मूल अंतर समझें। व्यवस्थित सहसंबंध का मतलब है कोई अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय पूर्व योजनाबद्ध ढंग से, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से स्थापित करता है, तो वो कहलाएगा व्यवस्थित सहसंबंध। दूसरा आकस्मिक सहसंबंध। अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय अचानक कक्षा की परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय के साथ स्थापित कर दे, तो वो कहलाएगा आकस्मिक सहसंबंध। अर्थात अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध भी 2 प्रकार का होगा। व्यवस्थित का मतलब पूर्व योजनाबद्ध ढंग से अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से स्थापित करना, और आकस्मिक सहसंबंध का मतलब है विषय को पढ़ाते समय अचानक अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से स्थापित करना। इसके बाद बात आती है कि शिक्षण में सहसंबंध का क्या महत्व है। तो शिक्षण में सहसंबंध के महत्व को अपन कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, चाहे वो शीर्षात्मक सहसंबंध हो चाहे अनुप्रस्थ सहसंबंध हो, इसमें विभिन्न विषय वस्तु को एक साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है। अर्थात सहसंबंध के माध्यम से पाठ्यक्रम का जो भार है उसको कम किया जा सकता है। तो पहला महत्व आ गया पाठ्यक्रम के भार को कम किया जा सकता है। दूसरा,
अभी हर्बर्ट की परिभाषा आपने पढ़ी कि यदि कोई अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय दूसरे विषय के साथ उसका संबंध स्थापित कर दे तो शिक्षण सरल, रुचिकर, बोधगम्य और प्रभावी बन जाता है। तो दूसरा महत्व यहाँ पर आ जाएगा, सहसंबंध के माध्यम से शिक्षण सरल, रुचिकर, बोधगम्य व प्रभावी बनाया जा सकता है। तीसरी बात, यहाँ हर्बर्ट की एक दूसरी बात आपको बताई कि हर्बर्ट ने ये कहा कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को व्यवस्थित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन विषयों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की एकता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। अर्थात सहसंबंध के माध्यम से ज्ञान की एकता व अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई छात्र है वो एक ही विषय को पढ़ता है तो उसमें संकुचित दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, यानी वह सब कुछ अपने ही विषय को मान बैठता है। जबकि सहसंबंध के माध्यम से उस विषय का संबंध जब दूसरे विषय के साथ स्थापित किया जाता है तो इसका मतलब छात्र है उसमें विभिन्नता का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो चौथा महत्व अपन यहां पर बात कर सकते हैं, छात्र के संकीर्णता के दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सकता है। अब देखो, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके प्रति पूर्व में ही नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, अर्थात उस विषय के प्रति छात्रों के मन में भय होता है, असफल होने की आशंका होती है या उसे कठिन मानते हैं। तो ऐसे विषय के अध्यापन में शिक्षक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस विषय जिसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, सामान्यतः छात्र उस विषय के अध्ययन में रुचि नहीं लेते। इसलिए उस विषय के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी सहसंबंध का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो कुछ छात्र हैं वो पर्यावरण अध्ययन में या किसी एक विषय विशेष में रुचि रखते हैं, तो और जिस विषय के प्रति वो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, यदि उसके रुचि वाले विषय का संबंध उसे नकारात्मक दृष्टिकोण वाले विषय के साथ स्थापित करके पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे छात्र उसे नकारात्मक दृष्टिकोण वाले विषय में भी रुचि लेने लग जाते हैं। अर्थात छात्रों को प्रेरित करने में भी सहसंबंध महत्वपूर्ण है। पांचवा महत्व आ जाएगा, छात्रों को प्रेरित करने हेतु। और लास्ट जो महत्व है वो छात्रों में सामाजिकता का विकास। छात्र विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न मतों के बारे में जानने लग जाते हैं। छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है, परस्पर सहयोग व सद्भाव की भावना विकसित होती है। अर्थात छात्रों में सामाजिकता का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? सहसंबंध के माध्यम से। यहाँ सहसंबंध को अपन विस्तृत रूप से न पढ़ करके शिक्षा शास्त्र के लिए उपयुक्त जो विषय वस्तु है उसी का अपन यहाँ बात कर रहे हैं। शिक्षण में सहसंबंध का प्रतिपादन सबसे पहले हर्बर्ट ने किया है और हर्बर्ट ने ही सबसे पहले ये बताया है कि एक अध्यापक अपने विषय को पढ़ाते समय यदि उस विषय का संबंध किसी अन्य विषय से स्थापित कर दे तो शिक्षण रुचिकर, सरल, बोधगम्य, प्रभावी, व्यवहारिक, वास्तविक और जीवन उपयोगी बन जाता है। दूसरी परिभाषा आपको बताई डॉक्टर देवकी तिवारी की, जिनके अनुसार विभिन्न विषयों में आपस में संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध कहलाता है। फिर हर्बर्ट ने सहसंबंध के संबंध में एक विशेष बात और कही है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को व्यवस्थित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन विषयों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की एकता व अखंडता बनी रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं सहसंबंध के प्रकार। तो सामान्यतः शिक्षण में सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं। शीर्षात्मक सहसंबंध यानी एक विषय के विभिन्न अंगों में आपस में संबंध स्थापित करना। दूसरा है अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध यानी एक विषय का किसी दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करना। तीसरा है जीवन से संबंध यानी विषय वस्तु का
छात्र के जीवन से संबंध स्थापित करना। यहाँ पर ने बात की कि अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध है वो दो प्रकार का होता है, व्यवस्थित और आकस्मिक। पूर्व नियोजित ढंग से यदि विषय का संबंध किसी दूसरी विषय से स्थापित करें तो वो व्यवस्थित अनुप्रस्थ सहसंबंध कहलाएगा। और यदि कक्षा में पढ़ाते हुए अचानक अध्यापक अपने विषय का संबंध किसी दूसरे विषय से जोड़ दे तो वो आकस्मिक सहसंबंध कहलाएगा। फिर बात की सहसंबंध के महत्व की, तो सहसंबंध की 6 प्रमुख महत्व याद रखें आप। एक तो इसके माध्यम से पाठ्यक्रम के भार को कम किया जा सकता है, एक शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व प्रभावी बनाया जा सकता है, एक ज्ञान की एकता व अखंडता की स्थापना की जा सकती है, एक छात्रों में संकीर्णता के दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सकता है, छात्रों को प्रेरित करने हेतु भी सहसंबंध उपयोगी है और छात्रों में सामाजिकता का विकास किया जा सकता है। अब इससे अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे एक अच्छे अध्यापक के गुण, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन शिक्षण विधियों की। धन्यवाद।